हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2022 एंड 2023 डिस्कस करने वाली हूँ। ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन ये है कि कभी-कभी आपके एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक को लेकर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी सेक्टर पे गवर्नमेंट ने पिछले साल कितना इन्वेस्ट करा, लास्ट ईयर इंडिया का ग्रोथ कितना था, आईएमएफ के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ कितना था, किस तरीके से और कौन सी योजनाओं में गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पैसे दिए। ये सारे इंटेलेक्ट टॉपिक्स आपको हमेशा आपके प्री या तो आपके मेंस में देखने को मिलेंगे। देखिए यहां मैं आपको एक बात बता दूं आगे जाने से पहले, आप सबको पता है कि इंडिया का बजट हर साल फरवरी में रिलीज होता है। द इंडियन बजट हर साल फरवरी के टाइम पे रिलीज होगा, बजट सेशन के टाइम पे। ये जो हमारा यूनियन बजट है ये हमें ये बताता है कि अगले एक साल तक गवर्नमेंट किन किन चीजों पे खर्च करने वाली है। गवर्नमेंट कौन से सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पे खर्चा करेगी, क्या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे देगी पैसा, क्या इंडस्ट्रीज पे देगी या सर्विसेज पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी, कौन सा योजना इस बार सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें हमें बजट बताती है अगला एक साल गवर्नमेंट क्या करेगा। तो गवर्नमेंट के एक्शंस का अगले साल का ब्लूप्रिंट जो है वो होती है बजट। इकोनॉमिक सर्वे ऑन द अदर हैंड ये एक तरीके का विपरीत होता है। मतलब वो ये बताता है कि पिछले एक साल में हमारी इकोनॉमी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कौन से सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किस सेक्टर को थोड़ी गवर्नमेंट की मदद की जरूरत है, बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा उसको थोड़ा मदद कर दो। ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे हमें बताती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें ये पता चलेगा इस टॉपिक से कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पिछले एक साल में सर्वाइव कर रही है। इस पूरे लेक्चर में मैं आपके साथ बहुत सारे अलग अलग पॉइंटर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। आई विल बी डिस्कसिंग मेनी डिफरेंट पॉइंटर्स विद यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। पहली चीज जो आज हम सीखेंगे वो होगा नंबर 1, एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक सर्वे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊंगी कि नंबर 1 इकोनॉमिक सर्वे किसने रिलीज करा, कब रिलीज करा, इस बार इसको रिलीज किसने प्रेजेंट करा है, इसको किसने प्रिपेयर करा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, द बेसिक आइडिया। इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगी। देखो इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमी एक ग्रे एरिया है। इसीलिए टॉपिक में जाने से पहले आपको कोर डिटेल समझाने से पहले इसका एक एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम अपने दिमाग में रखेंगे। जो लोग इकोनॉमी से डरते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इजी प्रूव होगा क्योंकि 100% आप इससे हर वो टर्म समझ सकते हो जिससे आपको हमेशा से प्रॉब्लम है। तीसरी चीज जो आज हम समझेंगे वो होगा हाइलाइट्स ऑफ द सर्वे। इस सर्वे ने क्या हाईलाइट करा, इंडिया का कितना ग्रोथ है, एमएसएमई का क्या ग्रोथ है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसने कितना खर्चा किया है, उस खर्चे से कोई फर्क पड़ा है या नहीं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एंड लास्टली मैं चैलेंजेस टू द इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको बताऊंगी। चैलेंजेस मतलब किन चीजों की वजह से इंडियन इकोनॉमी रिस्ट्रिक्ट हुआ है, अगले कुछ दिनों में इंडियन इकोनॉमी का फोरकास्ट क्या होगा, कैसा होगा, कैसी होगी हमारी अर्थव्यवस्था। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में मैं कवर करूंगी। एंड आई गारंटी यू कि इसके बाद ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो आपकी एमसीक्यू पेपर्स में आएंगे, जो आपके मॉक पेपर्स में आएंगे और आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस जितना हो सके इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ट्राई टू शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन। मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग ऑन द लाइक बटन। एंड चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक नंबर 1, ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। सबसे पहले ये देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे हमें ये बताता है कि पिछले साल, ठीक है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म करा है, इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम से इफेक्ट हुआ है, कौन सा सेक्टर ने बहुत ग्रोथ दिखाया और किस सेक्टर ने बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखाई है, वो सारी चीजें वो बताता है। अब इसको रिलीज करने वाली जो बॉडी होती है उसके बारे में थोड़ा पढ़े। तो देखिए हमारे बजट में इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करता है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करता है। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शोज अस द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करता है। देखिए याद रखिएगा जो हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होती है वो हमेशा इसको सर्व करती है क्योंकि अभी हमारी मिनिस्टर जो है वो है मिस निर्मला सीतारमण।
इसीलिए आप देखोगे कि निर्मला सीतारमण ने परसों ही ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा है। ये हर साल एवरी ईयर आता है सीधा यूनियन बजट के पहले। सो इट इज देयर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट। यूनियन बजट के एक दिन पहले इसको रिलीज करा जाता है, ये बताने के लिए कि देखो पिछले एक साल में हमने क्या काम करा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक सर्वे इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट्स को एक साल पिछले 12 महीने के टाइम पीरियड में पूरी तरीके से जज करता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव्स को बताता है एंड उसके साथ साथ हर मेजर प्रोजेक्ट में जो भी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है उसको वो समराइज करता है। यहाँ पे एक पॉइंटर हमें 100% याद रखना है गाइस, एक पॉइंटर हमें 100% याद रखना है और वो ये है कि देखो हर साल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रोड्यूस करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये एक हाई लेवल इकोनॉमिस्ट होते हैं इंडिया के, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिस्ट इन इंडिया एंड वो हमारे बजट को रिलीज करते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिलहाल हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया जो है वो है डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। ठीक है, इस बार का जो हमारा थीम है, ठीक है, इस बार 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे का जो थीम है दिस इज गोइंग टू, ये है द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिकवरी कंप्लीट, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिकवरी कंप्लीट। अब कभी अभी कुछ एमसीक्यूज में आप ये नोटिस करोगे इन द अपकमिंग डेज कि आपको ये पूछा जाएगा कि 2021-22 का थीम क्या था, तो याद रखना ये था एजाइल अप्रोच। क्या ये हमारे एग्जाम्स में आएगा मैम एजाइल अप्रोच? नहीं, ये आपके एग्जाम्स में आना बहुत मुश्किल है। पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर कभी भी कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लली मॉक पेपर्स देने वाले हैं। कभी कभी मॉक पेपर्स के क्वेश्चंस थोड़े पुराने होते हैं, जिस वजह से जब ये आंसर्स आते हैं तो अक्सर वो आंसर्स पुराने वाले होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने आपको 21-22 का भी बता दिया है, इस बार का भी बता दिया है और पिछले वाला भी बता दिया है। फिर से इस पेज को एक बार समराइज करते हैं ताकि आपको टोटली ये इन्फॉर्मेशन याद रहे। फर्स्ट थिंग, इट इज रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिलहाल हमारी जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है मिस निर्मला सीतारमण, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करा है। इस बार पार्लियामेंट के बजट सेशन में इकोनॉमिक सर्वे ये बता इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट को हाईलाइट करता है पिछले 12 महीनों में। इट हाईलाइट्स द पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट और समराइज करता है सारे प्रोग्राम, सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को। इसको प्रेजेंट करा है इस बार हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, जो हर साल करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। इस बार का जो थीम है वो है द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-2023 रिकवरी कंप्लीट। ओके, ये हमारा आज का ये वाला फर्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम आते हैं, अभी हम थोड़ा आगे आते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे, वी विल बी रीडिंग सम ऑफ द बेसिक टर्म्स, उसके थोड़े अंडरस्टैंडिंग को हम ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है एंड ऑब्वियसली उसको हम आगे जो है जाकर अप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, पहला टॉपिक जो हम या पहला टर्म जो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ वो है जीडीपी। जीडीपी के ऊपर हमने बहुत अच्छा शॉर्ट वीडियो निकाला था। आप में से जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज आप लोग मेक श्योर करना कि स्टडी आईक्यू की शॉर्ट वीडियोस आप देख रहे हो। जो लोग उसको देखते हैं ना, विद इन 1 मिनट इतना क्रिस्प नॉलेज जाता है कि मैं क्या बताऊं, तो उसको ध्यान से आप लोग एक बार देख लेना। दैट्स इट, इसको एक बार देखते हैं ध्यान से। देखिए, इमेजिन करिए आप एक कंट्री में रहते हो, ठीक है, से आपके कंट्री का नाम जो है वो है कंट्री ए, और कंट्री ए, आपके कंट्री का नाम है कंट्री ए। आपकी जो कंट्री है वो एक साल में 2 नैनो कार्स बनाती है। इट प्रोड्यूसेस 2 नैनो कार्स। एक नैनो कार का प्राइस जो है वो है 1 लाख रुपया। सो 1 नैनो कार कॉस्ट यू 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये 1 लाख रुपया में बनता है। तो मैम 2 कार की प्राइस कितनी हुई? 2 लाख। 1 into 2 2 लाख रुपीज दोनों कार की प्राइस हुई। तो मैम इंडिया में सिर्फ कंट्री ए में पूरे साल में सिर्फ 2 नैनो गाड़ियां बनती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बनता। तो उस कंट्री का जीडीपी कितना होगा? उस कंट्री का जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमने बोला है ये होगा 2 लाख रुपया। द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री विल बी 2 लाख रुपीज। यानी कि एक कंट्री के बॉर्डर में प्रोड्यूस करा हुआ, ध्यान से सुनना,
एक कंट्री के बॉर्डर में प्रोड्यूस करा गया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यूजुअली 1 साल के अंदर, अगर कोई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है तो उसका टोटल वैल्यू आपको जीडीपी के नाम पे बताया जाएगा। मैं इसको ना और एक एग्जांपल से एलैबोरेट करना चाहती हूं। इमेजिन करो नैनो कार जो है वो समझ लीजिए टाटा ग्रुप बना रही है, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूं। इमेजिन करो नैनो जो है वो टाटा ग्रुप बना रही है, सबसे छोटी गाड़ी है और इंडिया का कंपनी है तो 1 लाख रुपए पे बना रही है। और इमेजिनेशन लो कि मर्सिडीज बेंज जो है वो इंडिया में आके प्रोडक्शन शुरू करती है, ओके, वो इंडिया में आके प्रोडक्शन शुरू करती है, यानी कि मैम एक फॉरेन कंपनी है ना, एक फॉरेनर जो है वो इंडिया में आकर कार बना रहा है और इंडिया से प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। प्रोबेबली वो इस प्रॉफिट को वापस भेज दे रहा है जर्मनी, वो इंडिया रख ही नहीं रहा, वो सारा पैसा जर्मन कार उठा के वहां पे दे दे रहा है। ऑडी है, इमेजिन करो मैम, इन दैट केस इंडिया का जीडीपी कितना होगा, क्योंकि ये तो फॉरेन कंपनी बना रही है। याद रखो, अगर वो गाड़ी का दाम समझो 1 साल में वो एक गाड़ी बना रहा है फॉर 1 करोड़ रुपीस, तो इंडिया का जीडीपी इन दैट केस क्या होगा? इंडिया का जीडीपी होगा 1 करोड़ प्लस 2 लाख, मतलब 2 नैनो गाड़ियां और एक मर्सिडीज कार, तो टोटल 1 करोड़ 2 लाख विल बी इंडिया जीडीपी। समझ में आ रहा है? 1 करोड़ 2 लाख इंडिया का जीडीपी होगा, यानी कि जीडीपी उन चीजों को काउंट करता है जो एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर बने हैं, ठीक है। उसका टोटल वैल्यू, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू जीडीपी होता है। ये गुड्स आपके फॉरेनर्स भी बना सकते हैं और ये गुड्स जो है फॉरेनर्स भी बना सकते हैं एंड ऑब्वियसली हमारे सिटीजन भी बना सकते हैं। तो ये दोनों लोग टोटल मिलाकर जितनी चीजें हमारे कंट्री के बॉर्डर में बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहली पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट देखो, और एक टर्म यहां पे जो हमें याद रखना है वो है द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैम हम इसको कैसे, मतलब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये समझिए। देखिए, इमेजिन करो 1 साल में आप अपने घर में प्याज खाते हो, मैं एग्जाम्पल भी बता रही हूं, आप अपने घर में प्याज खाते हो। ईयर वन में आपका प्राइस मतलब 2000 या समझिए 2011 में आपके प्याज का दाम था ₹10 पर केजी। जब हम बात करते हैं 2023 की, तो इसका प्राइस है ₹50 पर केजी, है ना। इसका प्राइस क्या है? ₹50 पर केजी। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ है बाय ₹40, है ना, 40 रुपए से प्राइस इंक्रीज हो गया है। ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, अ जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब अगर हम बात करें द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ध्यान में रखेगा, ये जब भी किसी भी चीज का वैल्यू कैलकुलेट होगा, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विसेज का वैल्यू कैलकुलेट होगा ना, तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बताएगा। इट विल एडजस्ट द इन्फ्लेशन और उसके बाद वो वैल्यू बताएगा। सिमिलरली आपको एक और टर्म मिलेगा जिसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस उस साल का कैलकुलेट करती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन क्या है नहीं है, वो सिर्फ मार्केट प्राइसेस को कैलकुलेट कर देती है, इन्फ्लेशन का ध्यान में नहीं रखती। रियल जीडीपी यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो भी चीज का प्राइस वो बताता है वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बताता है। मतलब ये है कि आपको एक चीज का रियल वैल्यू जो है वो पता चलेगा। इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस बढ़ी हुई है उसको नेगेट करके ये बात करता है। तो देखो, जीडीपी जो है वो एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर बनने वाली स्पेसिफिक टाइम पीरियड में गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू होती है। वैसे ही रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, यानी इन्फ्लेशन का जो वैल्यू होता है यहाँ पे नेगेट हो जाता है। नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो सिर्फ मार्केट प्राइसेस को कैलकुलेट करती है। ये हो गया पहला बेसिक टर्म। नेक्स्ट बेसिक टर्म, इसका थोड़ा डेफिनेशन बड़ा है जीडीपी का, क्योंकि अक्सर आपको एमसीक्यूज में इसको स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए थोड़ा मैंने इसमें टाइम ज्यादा दे दिया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम सीखेंगे वो होगा द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, द एमएसएमईज। अब ये एमएसएमई क्या है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, ये चीज क्या है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी का जो बैकबोन होता है वो होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो होता है उसका प्रोड्यूसिंग सेक्टर, वो होता है उसका सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एटसेट्रा। यहां पर जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं,
द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पेटस दिया था इन दी एमएसएमई, द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 में। ये एक्ट को इन द ईयर 2020 मॉडिफाई करा गया था। 2020 में इसको मॉडिफाई या आप कहोगे कि अमेंड करा गया था, और अमेंड करके हमें प्रॉपर डेफिनेशन दिया कि इंडिया में एमएसएमईज जो है वो कौन सा होगा। गाइस, मैंने जिस साल सिविल सर्विसेज का मेंस दिया था, स्टेट सिविल्स का जब मेंस दिया था, उस साल ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आई थी। एंड सिंस दैट ईयर मैं ये नोटिस कर रही हूं कि हर साल आप कोई भी कुछ भी ये करते हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर आपके प्री या मेंस में देखने को मिलता है। ये स्लाइड आपको आपके एग्जाम में 1 मार्क्स देने वाला है, तो ध्यान देना यहां पे। देखो, नंबर 1, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं, ध्यान से देखिए, उनका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ रुपीस, एंड इसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं शॉर्ट में यहां लिखूं तो 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ से कम का टर्नओवर, ये होगा हमारा माइक्रो एंटरप्राइज। सेकंड जो है वो है स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 से 10 करोड़ की होगी, 1 to 10 करोड़ की होगी, एंड 10 करोड़ अपर लिमिट होगा, तो इतने का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और इसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। सो 50 करोड़ विल बी द मैक्सिमम टर्नओवर दैट दिस स्मॉल एंटरप्राइज कैन हैव। सिमिलरली जो मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, उनमें मैक्सिमम जो है 20 करोड़ का 10 to 20 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट होगा, एंड 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं हो सकता। सो 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं हो सकता। ऐसे एंटरप्राइजेस को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। ये एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री का। गाइस, अगर आप देखो तो ये बैकबोन है, इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज के दिन में इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 29% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो एमएसएमईज करती है। 29% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एमएसएमईज। एंड एक्सपोर्ट्स की अगर आप बात करो, सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वी आर गोइंग टू सी कि मोर देन 50% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स हैपन बिकॉज ऑफ एमएसएमईज। तो इंडिया का इकोनॉमी को स्टेबल रखना, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को अवॉइड करना, एक तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड बना के रखना, ये सारी चीजें एमएसएमई करती है। ठीक है, सो सेकंड डेफिनेशन डन, एमएसएमईज। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब देखिए, बिफोर हेडलाइन इन्फ्लेशन, मैं एक टॉपिक बिफोर हेडलाइन इन्फ्लेशन मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बता दूं। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, इमेजिन करो आपके पापा हैं, ओके, एंड आपके पापा जो है वो समझ लो एक फ्लैट खरीदते हैं। योर डैड बेसिकली बाइज अ फ्लैट। ठीक है, आपके पापा जो है वो एक फ्लैट खरीदते हैं। ये फ्लैट आपके पापा से 50 लाख रुपीस में लेते हैं। अब सवाल ये उठा, ये जो 50 लाख रुपए आपके पापा ने खरीदा है, क्या इससे आपके पापा के एसेट में कुछ बढ़ोतरी हुई है? ऑफ कोर्स, हमारे घर में एक नई संपत्ति आई है, हमारा जो है वो एसेट इंक्रीज हुआ है। अगर आपका कोई भी एक्सपेंडिचर आपका एसेट इंक्रीज करता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एनी एक्सपेंडिचर बाय एन इंडिविजुअल, एनी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट जिससे एसेट बढ़ती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके मैम, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताओ। अगर हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझे तो गवर्नमेंट कभी कभी डिफेंस के ऊपर खर्च करती है। आपने सुना होगा डिफेंस मशीनरी वगैरह जो है हमारी गवर्नमेंट खर्चा करती है। कभी कभी वेपन सिस्टम्स हम डालते हैं, टैंक्स हम डालते हैं, गवर्नमेंट नई नई बिल्डिंग्स बनाती है। वो सब क्या होता है? वही तो होता है गवर्नमेंट का एसेट। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा मैम, और भी किसी तरीके का एक्सपेंडिचर होता है क्या? बिल्कुल होता है, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे बताओ।
ठीक है, पहले तो हम इन दोनों को लिंक कर देते हैं। समझ लो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो याद है ना IMF, आपके इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बोला कि आप मुझे जो है ना कुछ लोन दे दो। तो IMF ने बोला कितना लोन दे, तो गवर्नमेंट ने बोला मुझे $1 करोड़ का लोन चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूं, ठीक है, मुझे $1 करोड़ का लोन चाहिए। IMF जब ये पैसा हमारे गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, एक तरीके से तुम देखो तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी। थिंक अबाउट इट, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी मतलब गवर्नमेंट की देनदारी बढ़ गई। यस और नो? अगर गवर्नमेंट की देनदारी बढ़ रही है या घट रही है, गवर्नमेंट की देनदारी या एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट। इसके साथ साथ अगर आप यहां पे ये चीज नोटिस करो कि अब गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए, उसका लायबिलिटी बढ़ गया, कैपिटल रिसीट में ये पैसा आ गया। नाउ हर महीने गवर्नमेंट वादा करती है IMF को कि हर महीने हम आपको 5 लाख रुपए, वी विल बी गिविंग यू बैक 5 लाख रुपीज एवरी मंथ। मैं 5 लाख दूंगा, 20 मंथ्स में आपका पैसा निपटा दूंगा। लेकिन भाई यहां पे आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो इमेजिन करो, इंडिया बोलती है कि मैं आपको हर महीने 5.5 लाख रुपीज प्रोवाइड करूंगा एज इंटरेस्ट। 50,000 रुपीज इंटरेस्ट होके हर महीना जाने वाला है। माई क्वेश्चन टू यू, ये जो 50,000 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है, क्या इसमें इंडिया का एसेट इफेक्ट हो रहा है? नहीं। क्या इंडिया का लायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है? नहीं। मगर ये पैसे खर्च हो रहे हैं। ये ऐसे खर्चे को जो ना आपका एक्सपेंडिचर बनाएगी, ना आपका एसेट बढ़ाएगी, ना लायबिलिटी कम करेगी, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका एसेट से या लायबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम अगर हम इसको इंडियन सिनारियो में लगाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे अप्लाई होगी? भाई इमेजिन करो, गवर्नमेंट ने एक LIC ले लिया, LIC को चलाने के लिए उसने कुछ स्टाफ को एम्प्लॉय करा, उसको वो हर महीने सैलरी देते हैं। क्या उस सैलरी से हर महीने सैलरी देते हैं, क्या उस सैलरी से गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न मिलने वाला है? एज ऑफ नाउ तो नहीं, इसीलिए उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखो भाई, उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, ये वो पेमेंट्स होते हैं जैसे एसेट क्रिएशन के होते हैं या तो लायबिलिटी हटाने के लिए होते हैं। लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में लोन्स, शेयर्स, एडवांसेस, जो भी सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है जिससे उसको एसेट होता है या उसकी लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी जो नेक्स्ट हेडलाइन हम पढ़ेंगे दैट विल बी हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन, इट रेफर्स टू द चेंज इन द CPI. It is a measure price of a standard basket of goods and services by a typical family. मतलब एक टिपिकल फैमिली एक टाइम में कितना खर्चा करती है, उसका प्राइस कितना बड़ा है, उसको हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और एक टर्म आता है कभी कभी जिसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है माइनस फूड एंड फ्यूल। मैम इसको हटाने का रीजन क्या है? क्यों कैलकुलेट करें हम कोर इन्फ्लेशन? अरे देखो, प्रॉब्लम ये है कि फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस ना बहुत ज्यादा बढ़ते घटते हैं, तो कभी कभी बाकी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, इनफैक्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन को अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए फूड एंड फ्यूल को साइड कर दिया जाता है और कोर इन्फ्लेशन हम लोग गिन लेते हैं एक बार। ये जो थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब इसके बाद चलिए हम सीधा इकोनॉमिक सर्वे पे उतरते हैं। अब आपको होपफुली इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते वक्त हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा और आपको कोई इशू नहीं होगी इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे। आते हैं फर्स्ट चीज पे। देखिए कुछ की पॉइंट्स है ये हमारे, दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स जो आपके बजट में इस बार, जो इकोनॉमिक सर्वे में इस बार बोला गया है। पहली पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो हाईलाइट कर रही हूं याद रखना, ये आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए और ये पॉइंट्स आपके कॉपी में आपको लिख लेना है। इसका PDF हम आपको ग्रुप में डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। मगर मेक श्योर करना कि इसके छोटा सा चिटअप बना के अपने कॉपी के ऊपर ना चिपका ले लो, इकोनॉमी कॉपी के ऊपर। एग्जाम के पहले एक बार उसको देख कर जाना, एंड आई एम गारंटिंग यू कि आपको यहां से कुछ मार्क्स तो बनेंगे ही बनेंगे। पहली चीज, इंडिया जो है वो GDP ग्रोथ विटनेस करने वाली है एट 6.0%। ठीक है, 6.0% से लेके 6.8% के बीच इंडिया का GDP ग्रोथ जो है वो होने वाला है। यानी कि इंडिया में द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इस साल इंक्रीज होने वाला है बाय 6
to 6.8% अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ट्रेंड जो चल रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बेसलाइन जीडीपी ग्रोथ मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.5% आपका रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो होने वाला है। यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो हमें ये 6.5% मिलने वाला है। देखो, अब आपको डेफिनेशंस पता है तो ये टर्म्स कितने इजी हो जाते हैं ना। इसीलिए कुछ भी पढ़ने से पहले पहले बेसिक को क्लियर रखना, तो ये टर्म्स इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग देखो, इकोनॉमी को बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 के मार्च तक हम 7% का ग्रोथ दिखाएंगे। वी विल बी शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 7%। गाइस याद रखना, इस बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को हाईलाइट करा है। इंडिया इज गोइंग टू बी अमंग द टॉप 2, मैंने क्या बोला, वी आर गोइंग टू बी अमंग द टॉप 2 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। वी आर गोइंग टू बी अमंग द टॉप 2 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। पहली बात, ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने रिसेंटली चाइना के पॉपुलेशन को पूरी तरीके से सरपास कर लिया है। वी हैव सरपास द पॉपुलेशन ऑफ चाइना एंड वी बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी वजह से आप देखोगे कि अब आईएमएफ ने बोला है, क्योंकि इतना वर्किंग पॉपुलेशन है, एवरेज एज ऑफ द इंडियन इज 29 ईयर्स, इस वजह से इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत होने वाली है एंड इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पूरी तरीके से इंक्लाइन पे जाने वाला है। इनफैक्ट इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप 2 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू हैव एन एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट। तो हमारा ग्रोथ रेट अगले साल 6 to 6.8% जो है इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ अगर आते हैं हम, क्रेडिट ग्रोथ टू द एमएसएमईज सेक्टर हैज बीन रिमार्केबली हाई, over 30.5% of an average during Jan to November 2022। MSME का जो ग्रोथ होने वाला है वो 30.5% से हुआ है। मतलब इनको अभी बहुत सारा मनी सप्लाई किया जा रहा है। ये मनी सप्लाई जो इनको हो रहा है वो क्यों हो रहा है? नंबर 1, गवर्नमेंट को पता है कि एमएसएमई बैकबोन है। आज के दिन में हमारा 50%, ये 2022 का डेटा मैं आपको बता रही हूं कि अबाउट 50% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो एमएसएमई की वजह से हो रहा है। इसका मतलब क्या है? if 50% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई की तरफ से हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडिया का मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ना, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है इसका ये मेजर सोर्स बन गए हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की वाइटैलिटी, इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए ये सबसे मेजर एंटरप्राइजेस जो है बने हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच हैज इंक्रीज्ड बाय 63.4% इन द फर्स्ट 8 months of FY23 was a growth driver of the Indian economy। देखिए, इंडियन इकोनॉमी ने ना कोविड के टाइम पे बहुत झमेला हुआ था। आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत योजना गवर्नमेंट ने जो निकाला था, 20 लाख करोड़ का स्कीम हमने निकाला था, और 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत योजना उसका इन्फ्यूजन हुआ है। नंबर 2, हमने बैंक्स को स्टेबलाइज करा है। आपने देखा होगा बहुत साल बाद पेपर्स में ये आया है कि एनपीएस जो है हमारे इंडिया में कम हो रहे हैं, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हमारे बैंक के हैं वो कम हो रहे हैं। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारे इकोनॉमी को क्रिपल करते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट ने इस बार हर जगह पे खर्च करा है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं अगर आप देखो तो एक तो है हमारा पीएम गति शक्ति अभियान, आपको याद होगा, एकदम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा एक अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है। इसको करीबन 70,000 करोड़ रुपए, एन एवरेज नंबर दे रही हूं, 1 लाख करोड़ रुपीज हैज बीन स्पेंट ऑन दी गति शक्ति अभियान। इनफैक्ट लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 1,110 करोड़ रुपीज जो है इस अभियान में दी जा रही है। क्या हो रहा है इसमें? हाईवेज डेवलप हो रहे हैं, रोडवेज डेवलप हो रहे हैं, सारी चीजें गति शक्ति अभियान डेवलप कर रही है। उसके अलावा द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का सारा तरीका, ये भी यहां पे आपको होते हुए दिखेगा। एंड इनफैक्ट अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं और भी निकाले हैं जिसकी वजह से इन्वेस्ट करा इतने सारे योजना में, इसमें जाके धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो हो। थर्ड वाला देखिए, RBI has projected headline inflation at 6.8% in financial year 23, which is outside its target range। देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी हमने डिस्कस करा कि ऐसा इन्फ्लेशन होता है जो किसी भी नॉर्मल हाउसहोल्ड, एक नॉर्मल हाउसहोल्ड में
एक साल में टोटल कितना खर्चा होता है फूड एंड फ्यूल को इंक्लूड करके, है ना, फूड एंड फ्यूल एंड सारे हाउस होल्ड आइटम्स को इंक्लूड करके हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। ये आरबीआई ने बोला है कि 6.8% से जो है वो बढ़ने वाला है। मैम अब ये डर की बात है कि खुशी की बात है, ये बता दीजिए। देखिए यूजुअली क्या होता है, कहा जाता है आरबीआई का काम जो है वो है इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंडिया के मार्केट में कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी इज देयर इन द इंडियन इकोनॉमी, उसको कैलकुलेट करने की काम वो करती है। नाउ इमेजिन करो कि एक पर्टिकुलर ईयर में होता कुछ ऐसा है कि चीजों की दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि अगर आपका हर चीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मार्केट में चीजों का सप्लाई कम है लेकिन मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल मोड में जाएगा। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल जो आरबीआई करती है वो बहुत सारे टूल्स के साथ करती है। यूजुअली बैंकिंग क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वन ऑफ द मेजर बॉडीज ऑफ द आरबीआई जो डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, वो होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक 6 मेंबर बॉडी होती है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा डिपेंड करती है रेपो रेट पे। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देता है। ओके, तो ये डिसाइड करती है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को क्लियर गाइडलाइंस है, इनफैक्ट आरबीआई को क्लियर गाइडलाइंस है। हर साल अगर इकोनॉमी को स्मूथली काम करना है तो ग्रोथ रेट जो है या इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमेशा 2 to 6% होना चाहिए। 2 to 6% होना चाहिए। इससे कम या इससे ज्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो मैम इस हिसाब से 6.8% तो अभी 6% से ज्यादा है, तो क्या होगा? आरबीआई ने यहां पे ये बोला है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये देखा जा रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत इंक्रीज कर रही है, कंटिन्यूअसली हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है। उसके बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं। बहुत लोगों ने बोला कि कोविड की वजह से लोग घर बैठ के इतना बोर हो चुके थे कि अब वो एकदम बाइंग स्प्री पे चले गए हैं, लोग कंटिन्यूअसली शॉपिंग किए जा रहे हैं। तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ एमएसएमईज हम चीजों को बाहर भी भेज रहे हैं। तो आरबीआई ने बोला इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इकोनॉमी इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। The return of the migrant workers for construction activities has helped the housing market witness significant decline in inventory overhang to 33 months in Q3 from 42 months last year. मैम माइग्रेंट वर्कर्स का पीड़ा आप सब जानते हो कितना ज्यादा था लास्ट ईयर, कितना ज्यादा ये लोग परेशान होकर रखे थे। माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर हमने देखा कितना दबाव था, उनके पास खाने पीने को खाना नहीं था, है ना, और वो बहुत ज्यादा परेशान थे। इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना, सुना होगा आपने ये सारी स्कीम्स, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत मनरेगा, इन सारी स्कीम्स के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को या माइग्रेंट वर्कर्स को एक काम करने का प्रेजेंटेशन दिया गया। आप देखोगे कि इन योजनाओं ने इनका फूड सिक्योरिटी का इशू तो एक तरीके से सॉल्व कर दिया। इनके जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थे इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ है, बिकॉज इंडिया इज द टॉप कंट्री टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड। तो आज देखो इंडिया ने अपने लोगों को वैक्सीनेट किया और धीरे धीरे ये लोग वापस काम पे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बूस्ट मिल रहा है और ऑब्वियसली इनको इनकी जॉब्स वापस मिल रही है। द लास्ट पॉइंट ऑन दिस पेज, ये जो सर्ज हुआ है एक्सपोर्ट्स में, द सर्ज इन एक्सपोर्ट्स because of the MSME induced a shift of gears in the production processes from mild acceleration to cruise mode। मतलब पहले धीरे धीरे एक्सेलरेशन हो रही थी, अब हम बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा इंडिया ने इस बार अपने एक्सपोर्ट जो हमने टारगेट रखा था ना, उसको भी हमने सरपास कर दिया है। सो वी आर इन वेरी गुड शेप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये बोलता है कि प्राइवेट कंजम्पशन बहुत बढ़ चुकी है, जीडीपी की 58.4% से जो है वो ग्रोथ हो चुकी है। ये जो रिबाउंड हुआ है ये बहुत ज्यादा रिबाउंड हुआ है, ट्रेड में, होटल में, ट्रांसपोर्ट में, हर वो चीज जो पहले कोविड की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी उसमें अब बूम आ गया है। सो इट्स वर्किंग वेल। फाइनली सर्वे ने पॉइंट आउट करा है कि ग्लोबल ट्रेड ओवरऑल, पूरे दुनिया का अगर हम ग्लोबल ट्रेड को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के हिसाब से, इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ये बोल रहा है कि 3.5% जो हमने पहले देखा था 2022 में वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ हुआ है, वो अब गिर के 1% पे आने वाला है। इवन दो ये कम होगा,
इंडिया इज गोइंग टू डू वेल, क्योंकि पहली बार इंडिया के जो पॉलिसीज है वो इंडिया के साथ अलाइंड है। इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का द वे इंडिया इज गोइंग राइट नाउ, हमारी प्रोडक्शन होगी, वी विल डू वेल, वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो पक्का है। दिस वाज द हाइलाइट्स, ये जितने भी हमने पॉइंटर्स डिस्कस करे ना, ये सारे पॉइंटर्स थे इकोनॉमिक सर्वे के। अब देखिए हम लोग अगर आगे आते हैं तो नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे, अच्छा हाँ, इंडिया एज यू नो इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड in matters of purchasing power parity, and for exchange rate we will be fifth largest power of the world. इंडिया का साइज ऑफ द इकोनॉमी बहुत बढ़ने वाला है। अभी बोला जा रहा है कि रिकूपल हो रहा है, जो हमने कोविड की वजह से खोया है वो रिन्यू हो रहा है, और अब जो है वो रीएनर्जाइज हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स हम देख रहे हैं कि इंडिया इज फेसिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सिनारियोज। इस सर्वे ने ये भी हाईलाइट करा है कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स होगी। यहां पे याद करना, जो फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इफ यू हैव अ लुक एट इट, द फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स एज ऑफ नाउ। तो देखो क्या है, इस सर्वे ने बोला कि नंबर 1, कोविड-19 में बहुत सारे डिसरप्शंस आए थे इकोनॉमी में। आपको याद होगा वर्ल्ड ट्रेड पूरा बंद हो चुका था, बॉर्डर्स हमारे क्लोज हो चुके थे पैंडेमिक से बचने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में आया 3 वेव। सबसे डिस्ट्रक्टिव वाला वेव जो था वो था सेकेंड वेव, और उस वेव से इतने सारे लोगों की डेथ हुई कि मैं क्या बताऊं। इंडिया ने वैक्सीन मैत्री करके एक ऐसा पैकेज निकाला था जिससे हम अपने नेबर्स वगैरह को वैक्सीन जो है वो भेज रहे थे, लेकिन सडनली इंडिया की हाल जो है वो खराब हो गई। नंबर 2, द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसने तो भाई पूरी दुनिया को हिला दिया, इंक्लूडिंग यूरोप। इंडिया को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ था ना, दैट हैपेंड फॉर 3 रीजंस। 1, हमारा फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गया। नंबर 1, मैम क्यों इंक्रीज हुआ? इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि रशिया और यूक्रेन मिलके पूरे दुनिया का 28%, जो 28% वीट बनता है ना, वो रशिया यूक्रेन में बनता है। तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाईज पे बेचे थे, और आपको पता है ना उस समय पे वो पूरा ब्लैक सी ब्लॉक होके रखा था, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में ग्रेन्स नहीं जा रहा था। ओवरऑल द प्राइस ऑफ ग्रेन्स वेंट ऑन इंक्रीजिंग। तो नंबर 1, हमारे फूड के प्राइसेस बढ़ गए। नंबर 2, फ्यूल प्राइसेस हमारे बढ़ गए। क्यों बढ़े मैम? इनिशियली बढ़ा था, बाद में हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला। ये बढ़ा इसलिए था क्योंकि रशिया इज द टॉप सप्लायर ऑफ फ्यूल टू यूरोप। जब रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण करा, आप देखोगे धीरे धीरे सारे लोगों ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। तो जब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे किसी और से तो खरीदेंगे। ये ऑयल इन्होंने फिर जाकर खरीदा मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। भाई पूरी दुनिया अगर मिडिल ईस्ट से खरीदेगी तो डिमांड इतना और सप्लाई इतना, ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे। तो नंबर 2, फ्यूल प्राइसेस बढ़े, हमारे लिए नहीं सबके लिए बढ़े। एंड नंबर 3, हमारा प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर वेंट अप ऑल्सो। तो मैम इंडिया ने क्या करा इसको ऑफसेट करने के लिए? इसको ऑफसेट करने के लिए आपको पता है रशिया के साथ हमारे हिस्टोरिकली अच्छे रिलेशंस हैं। हमने रशिया को बोला कि लेट्स डील इन इंडियन एंड रूबल्स। एक काम करिए, आप हमें अपना पैसा, आप हमें अपना जो ऑयल है वो हमें बेचिए। आज के दिन में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल। नंबर 1 पे चाइना है, लेकिन नंबर 2 पे इंडिया आता है, और हम उनका ऑयल अच्छे से खरीद रहे हैं गुड सब्सिडाइज प्राइसेस। थर्ड देखो, द सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस ऑल इकोनॉमीज लेड बाय फेडरल रिजर्व रिस्पॉन्डिंग with synchronized policy rate hikes to curb inflation, leading to appreciation of US dollar and widening the current account deficit in the net importing economies. इसको थोड़ा समझते हैं, स्टेटमेंट को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, तो मतलब डर लगेगा आप लोगों को। मैं इस स्लाइड को डिलीट कर रही हूं, देखो ध्यान से सुनो। मैंने आपको अभी बोला कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, आई एम सॉरी, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका एक मेजर काम होता है। क्या करता है ये? मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। मतलब आपके मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, नंबर 1। अब ये जो मनी सप्लाई कंट्रोल होता है या मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल क्यों करा जाता है? इमेजिन करो चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? देयर इज टू मच मनी चेजिंग वेरी फ्यू गुड्स। लोगों के हाथ में बहुत पैसा है और वो बहुत कम चीजें मार्केट में है। धीरे धीरे चीजों का डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करने का बैंक्स के पास एक सिंपल, गवर्नमेंट के पास एक सिंपल तरीका होता है, सेंट्रल बैंक्स के पास।
अगर लोगों के हाथ से किसी तरह पैसा ले लिया जाए, पैसा चूस लिया जाए इकोनॉमी से, हाथ में अगर पैसा नहीं रहेगा तो लोग चीजें खरीदेंगे कहां, और अगर वो खरीदेंगे नहीं तो डिमांड गिरेगा, डिमांड गिरेगा तो प्राइसेस गिरेंगे। सिंपल, देयर इज नो मैथमेटिक्स ओवर हियर। यहां पर आप क्या देखोगे, सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे थे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मार्केट से मनी सप्लाई निकाल रहे थे, पैसे निकाल रहे थे। पैसे निकालने का तरीका क्या है, हम भाई आपको लोन्स नहीं देंगे, आपके जो पैसे हैं उस पे आपको हाई इंटरेस्ट हम ऑफर करेंगे, पैसे डिपॉजिट करो, हाई इंटरेस्ट लेके जाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो आप। सेंट्रल बैंक्स ने इस तरीके से मार्केट से पैसा ले लिया। अपने जो पॉलिसी रेट्स हैं, अगर आप देखो पॉलिसी रेट को एक तरीके से उन्होंने बढ़ा दिया, इससे इन्फ्लेशन तो कर्व हो गई, इससे इन्फ्लेशन जो है वो एकदम कर्व हो गई। मगर प्रॉब्लम ये हुई कि यूएस डॉलर का प्राइस जो है वो बढ़ता गया, यूएस डॉलर का प्राइस जो है वो बढ़ता गया, एंड साइमल्टेनियसली जो भी इंडिविजुअल यूएस के साथ करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, मतलब जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उससे कम वो इंपोर्ट कर रहा है, उससे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उसका पूरा करेंसी जो है वो वीकन होता गया। तो ये तीन प्रॉब्लम्स अभी इंडिया ने झेला है। इनफैक्ट अभी आप देखो तो द इंडियन रुपी वर्सेस द यूनियन डॉलर इज एट एन ऑल टाइम हाई। यूएस डॉलर का वैल्यू फॉर 1 यूएस डॉलर है ना, इंडिया का अबाउट 82 रुपीज जो है वो हुआ हुआ है, तो बहुत ज्यादा डेफिसिट हुआ हुआ है। नेक्स्ट देखो, अभी पूरे दुनिया में एक तरीके से स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है मैम? स्टैगफ्लेशन सिंपली मीन्स इन्फ्लेशन, इट सिंपली मीन्स इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। तो पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है और इन्फ्लेशन का भी सिचुएशन बना हुआ है। लोग अपने कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इस वजह से कम हो रहा है। फाइनली चाइना में स्लो डाउन चल रहा है उनके पॉलिसीज की वजह से, एंड कोविड की वजह से एजुकेशन लॉस हुआ है, एंड आगे जाके इनकम अपॉर्चुनिटीज भी कम हुए हैं। ये इश्यूज अभी ग्लोबल इकोनॉमी फेस कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि इवन दो ये इश्यूज पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, लेकिन इंडिया इसको अवॉइड कर रही होगी। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंटर्स हमारे लिए वरिंग है। इकोनॉमिक सर्वे ने पॉइंट किया है कि नंबर 1, इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज 6.4% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इसको देखो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट ने कितना कमाया है और कितना खर्चा करा है, इसके बीच का जो गैप है इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू हाई है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो लो है और एक्सपेंडिचर हाई है, सो द रेवेन्यू इज लोअर, द एक्सपेंडिचर इज हायर। ये है फिस्कल डेफिसिट, और इस बार फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है एट 6.4%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन 6.8% दिखा रहा है, जैसा हमने अभी देखा। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज 6.8% एज ऑफ नाउ। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखोगे तो WPI इन्फ्लेशन 11.5% है, विच इज वेरी 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 हाई। हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला करेंसी हमारा इंडियन रुपीस जो है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है। द सेंट्रल या फेडरल रिजर्व ने क्या करा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को होल्ड करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करा है, जिसकी वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज इफेक्ट हो रहा है। लास्टली जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज गोइंग ऑन इंडस्ट्रियली, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हमारा कम है। इस बार गवर्नमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाली है। In the next class, guys, I will be discussing with you about everything about budget. एक बार आप बजट को कर लेते हो, याद रखना हमारे इतने सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑनलाइन। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर एंड सारे पॉइंट्स हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये सेशन कैसा लगा हो। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन विद स्टडी IQ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।